नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और दोस्तों आज की क्लास में हम लोग, जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग बात किए थे कि एक एक टॉपिक पे फिर हम लोग अपना चर्चा शुरू करेंगे UGC नेट JRF की फर्स्ट पेपर पे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पाठ्यक्रम जानने की कोशिश किया, फिर पाठ्यक्रम में कौन कौन से टॉपिक हैं तो उसको चर्चा किए थे। चलिए आज हम लोग जो फर्स्ट पेपर में पहला यूनिट है शिक्षण अभिवृत्ति, तो उस पर चर्चा करेंगे और उसके एक मोटा मोटा उसका पूरा प्रारूप को जानेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग को पढ़ना है और फिर उस पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस पर कि हम लोग को कैसे पढ़ना है। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले जैसे कि शिक्षण अभिवृत्ति जो सबसे पहला चैप्टर है, इसमें हम लोग पहले टॉपिक देख लेते हैं कि क्या कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक, तो चलिए सबसे शुरुआत करते हैं ऐसे टीचिंग एप्टीट्यूड में जो सबसे टॉपिक पहले देख लेते हैं हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। जैसे सबसे पहला टॉपिक है शिक्षण, जिसमें शिक्षण में अवधारणाएँ, उद्देश्य, शिक्षण स्तर, और शिक्षण स्तर में हम लोग को स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक, ठीक, तीन स्तर में बांटा गया है, तो इन तीनों को पढ़ेंगे। उसके बाद शिक्षण की विशेषता और फिर मूल अपेक्षा क्या होती है शिक्षण से, ये। और इसके बाद हम लोग जो सेकेंड वाला टॉपिक होगा तो जिसमें हम लोग शिक्षार्थी की विशेषता, किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षा, और फिर इसी में शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक, और फिर व्यक्तिगत भिन्नता है। और इसी क्रम में फिर आगे बढ़ेंगे तो जो तीसरा नंबर टॉपिक है जो UGC जैसा कि बांटा है फर्स्ट पेपर को, तो तीसरा नंबर टॉपिक आता है शिक्षण प्रभावक तत्व, शिक्षक, सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं, शैक्षिक वातावरण। और फिर अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति, अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति। और फिर जो दूसरा है वो है ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धति, जिसमें स्वयं प्रभा और मुक्स इत्यादि को पढ़ना है। आगे हम लोग जैसे बढ़ेंगे तो अगला जो है वो है शिक्षण सहायक सामग्री, और जिसमें हम लोग को पढ़ना है परंपरागत, आधुनिक और ICT आधारित। ठीक, और फिर अंततः जो है लास्ट वाला जो 6 नंबर है, ये 6 टॉपिक में बांट के पूरा हम लोग को जो पहला यूनिट है शिक्षण अभिवृत्ति वाला, इसको 6 टॉपिक में UGC हम लोगों को दिया है कि ये चीज़ें हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग जो 6 नंबर है मूल्यांकन प्रणाली, इसमें मूल्य के तत्व और प्रकार, उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, और कंप्यूटर आधारित परीक्षा मूल्यांकन पद्धति में नवाचार। ठीक, ये हम लोग को 6 पॉइंट है जो टोटल। आप लोग को रुकिए थोड़ा जूम कर दें, जूम आउट कर दें, तो देखिए ये रहा आप लोगों का शिक्षण अभिवृत्ति में जो फर्स्ट यूनिट में सीधा पढ़ना है। तो आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या ये चीज़ आप लोग को सिलेबस आपके पास होगी तो आप लोग देख लीजिएगा। वहाँ से हम लोग अब क्या करेंगे कि जैसे जो सबसे ये पहला टॉपिक है, आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, जो ये सबसे पहला टॉपिक है हम लोगों का शिक्षण वाला, इसमें अवधारणा, फिर उसके बाद उद्देश्य शिक्षण का, उसके बाद शिक्षण का स्तर, उसके बाद उसकी विशेषता और मूल अपेक्षाएं, और शिक्षण में जो 3 ये भागों में बटा है ये। तो पहले हम लोग आज की क्लास में एक टॉपिक को पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग प्रत्येक कक्षा में एक टॉपिक को समाप्त करें। और नज़दीक भी वैसे अब आ गया है, एग्ज़ाम का भी डेट आ गया है, तो उस अकॉर्डिंग चूँकि छोड़ेंगे नहीं, सारे पक्षों पर बात करेंगे, हम लोग बहुत अच्छे से बात करेंगे। ठीक, लेकिन पेपर के हिसाब से जो पेपर क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको समाप्त करेंगे। नहीं तो दोस्तों मार्केट में बहुत सारी बुक भी इतनी पड़ी है, आप लोग ज़्यादातर हमारे दोस्त कहते हैं कि चर्चा चल रही थी इस पे बात कि क्लास करने की अपेक्षा लड़के ज़्यादातर बुक पे भी भागते हैं। तो बुक सही है, उसको उठाइए और उससे संबंधित क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है, पर यह है कि बहुत से बुक हम देखें जिसमें इतना ज़्यादा मटेरियल दे दिया गया है कि बोर होने लगता है पढ़ के। तो हम लोग को ऐसा बोर नहीं होना है, हम लोग को जो उपयोगी है चीज़ें उसी पर चर्चा करना है। बाकी आप लोग बहुत से हमारे स्टूडेंट वीडियो देख रहे होंगे, तो उसमें होंगे कुछ लोग जो इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं, कुछ हैं कि एकदम स्टार्टिंग ही कर रहे होंगे, कुछ लोग अभी अपेयरिंग में ही PG होगा, वो अब की बार UGC नेट का पेपर दे रहे होंगे। तो ये जो कक्षाएं है ये शून्य से शिखर तक कह सकते हैं इस कक्षा को, कि इसमें बेसिक नॉलेज से एकदम स्टार्ट करके शुरू से और ऊंच तक पढ़ाया जाएगा, जिसमें
जो अपेयरिंग वाला भी स्टूडेंट है वो भी ना फंसे, और जो बिल्कुल दे रहा है कई बार से और किसी वजह से थोड़ा कम बहुत नंबर रह जाता है या जो भी स्थिति है, तो उनके लिए भी ये क्लास बोरिंग ना हो। तो दोनों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही अच्छा तरह से एक समग्र रूप से कह सकते हैं आप लोगों के सामने पेश किया जाएगा इस क्लास को। तो चलिए आइए देखते हैं एक एक पॉइंट पे हम लोग और उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं शिक्षण की अवधारणा पे। तो आइए हम लोग, आप लोग ये टॉपिक नोट ही कर लिए होंगे, तो चलिए सबसे पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं आज की क्लास में, शिक्षण की अभिवृत्ति। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं शिक्षण अभिवृत्ति। अगर हम लोग ये पाठ स्टार्ट कर रहे हैं शिक्षण अभिवृत्ति, ये कंटेंट, तो इस पर हम लोग बात करेंगे कि शिक्षण अभिवृत्ति भाई होती क्या है। शिक्षण अभिवृत्ति बात करना बहुत ज़रूरी है ना। मान लीजिए कोई चीज़ पढ़ रहे हैं जैसे कि, और उसके बारे में मालूम ना हो, जैसे इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास के बारे में मालूम नहीं ना हो कि इतिहास किसे कहते हैं, तो भाई ये नॉर्मल सवाल है, कोई भी चीज़ें पूछ देता है। जैसे आप लोग कोई तैयारी कर रहे हैं, जैसे हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, अब भाई अब कोई बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मालूम नहीं कि ये होता क्या है, तो भाई आपसे सीधे सीधे पूछ सकते हैं ना कि भाई ये होता क्या है। तो वैसे ही ये है शिक्षण अभिवृत्ति हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वही शिक्षण अभिवृत्ति होती क्या है, इस पर हम लोग को एक बार 2 लाइन में चर्चा कर लिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। तो जैसे देखिए एक आप लोग के लिए पेश किए हैं शिक्षण अभिवृत्ति से 2 लाइन में परिभाषा जो है कि शिक्षण अभिवृत्ति 2 शब्दों अर्थात शिक्षण और अभिवृत्ति से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है एक शिक्षक में विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले गुणों को पाया जाना है। दोस्तों जो शिक्षक है उसमें पढ़ाने का गुण पाया जाना है शिक्षण अभिवृत्ति, ठीक। और दूसरे शब्दों में भी इसको देख सकते हैं, जैसे कि अभिवृत्ति से तात्पर्य शिक्षण प्रदान करने की कला से है। आप शिक्षा प्रदान कर रहे हैं वो शिक्षण अभिवृत्ति के अंतर्गत आएगा, ठीक। अगर ये क्लियर हो गया शिक्षण अभिवृत्ति कि एक शिक्षक के में विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले गुणों का पाया जाना ही शिक्षण अभिवृत्ति है, ठीक, 2 शब्दों में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर इससे कंफर्म हो गया तो अगर हम लोग शिक्षण अभिवृत्ति पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा शिक्षण पे बात कर लेते हैं कि शिक्षण क्या होता है, ठीक। क्योंकि अब ये समझ लीजिए चीज़ें कि ये सब बिल्कुल बेसिक चीज़ है जो हम लोग को जानना ज़रूरी होता है। तो आइए शिक्षण के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए जैसे कि शिक्षण किसे कहते हैं, तो शिक्षण दोस्तों एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाला व्यक्ति इस प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञान तथा कौशल को अर्जित कर लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। इस प्रकार शिक्षण मानवीय मूल्यों को विकसित करता है। देखिए क्या इसका मतलब ये है कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाला व्यक्ति इस प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञान और कौशल को अर्जित कर लक्ष्यों को प्राप्ति करता है। दोस्तों ये ऐसी प्रक्रिया भी है, एक इसके बारे में और भी एक शब्द का एक चीज़ कहा जाता है, 2 लाइन है कि ये ऐसा चीज़ है जो जीवन पर्यंत चलता रहता है। आदमी हमेशा सीखता रहता है, कुछ ना कुछ चीज़ों को सीखता रहता है। और एक जो मान लीजिए टारगेट बांध दिया जाता है कि जैसे किसी, मान लीजिए हम लोग का टारगेट है यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक। तो अब हम लोग का क्या टारगेट है कि यूजीसी नेट की तैयारी में जिस सब्जेक्ट से आप लोग को होगा, लेकिन जो ये कंपलसरी पेपर है इसके संदर्भ में जो जो चीज़ें हम लोगों का सिलेबस में है, जो जो चीज़ें पढ़ना है, जैसे यूजीसी ने जो निर्धारित कर दिया है, तो उन चीज़ों को केवल जो क्राइटेरिया बंदा है 10 यूनिट का, ये नहीं कि शिक्षण पढ़ रहे हैं लेकिन शिक्षण में भी इतना, जैसे बीएड वगैरह आप लोग अगर किए होंगे जो हमारे दोस्त, तो चाहे बीएड के सिलेबस में आप लोग देख सकते हैं इतना डीपली रहता है कि हम लोग को सारी पक्षों पे बात नहीं करना है। शिक्षण से संबंधित जो यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं, क्राइटेरिया बांधा है यूजीसी ने, हम लोग को केवल उसको पढ़ना है, जिससे कि पढ़ के हम लोग फर्स्ट पेपर में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें और हम लोग क्वालिफाई कर सकते हैं नेट जेआरएफ के लिए। तो हम लोगों का लक्ष्य वहाँ पे ये है कि हम लोग क्वालिफाई करें और नेट जेआरएफ निकालें, ठीक। तो सेम प्रक्रिया यह शिक्षण के लिए लागू है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सीखने वाला व्यक्ति इस प्रक्रिया माध्यम से ज्ञान तथा कौशल को अर्जित कर, ठीक वैसे ही जैसे हम लोग फर्स्ट पेपर अभी पढ़ रहे हैं, तो इससे जितना ज़्यादा हम लोग इनपुट करेंगे, जितना ज़्यादा चीज़ें हम लोग फैक्ट्स वगैरह चाहे जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं इनपुट करेंगे, और ये चीज़ें जब हम आउटपुट कर रहे हैं वहाँ पे अपने लक्ष्य को पाने के लिए, जैसे पेपर दे रहे हैं वहाँ पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो हम लोग का लक्ष्य जो प्राप्त होगा, रिजल्ट जो आएगा, तो लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, लक्ष्यों को अर्जित के लिए जो होता है वही शिक्षण होता है, ठीक। अगर आप लोग समझें तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग पहुँचते हैं टॉपिक पे, जो टॉपिक दे रहा है शिक्षण की अवधारणा, जो टॉपिक फर्स्ट में पढ़ना है। तो चलिए आइए देखते हैं, ये शिक्षण की अवधारणा है, एक मोटा मोटा प्रारूप आप लोगों के सामने है और हम लोग इस पर चर्चा करते हैं कि विस्तृत रूप से शिक्षा का तात्पर्य औपचारिक या अनौपचारिक रूप से आजीवन सीखते सिखाते रहना है। देखिए शिक्षा का तात्पर्य औपचारिक या अनौपचारिक रूप से आजीवन सीखते सिखाते रहना है, किंतु संकुचित रूप में शिक्षा का अर्थ औपचारिक
रूप में किसी शिक्षण संस्था में ग्रहण करने से है। देखिए यहाँ पे बता रहा है कि जैसे हम शिक्षा का तात्पर्य क्या है, औपचारिक रूप से वो मिले चाहे अनौपचारिक रूप से हम लोग को शिक्षा मिले, वो आजीवन सीखते सिखाते रहना है। शिक्षा का काम ही है दोस्तों कि अगर आप लोग किसी संदर्भ में शिक्षा पा रहे हैं, देखिए अब अच्छा है बुरा है वो आप लोग के ऊपर है कि आप किस शिक्षा पे जाते हैं, कहाँ से कौन सा नॉलेज लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर शिक्षा औपचारिक है अनौपचारिक है दोनों रूप से मिलती है। केवल शिक्षा हम लोगों को विद्यालय में ना मिलके ये हम लोग को समाज में, बाहर की दुनिया में भी दोस्तों के साथ जिस समाज में रहते हैं वहाँ से कुछ चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम चीज़ों को कैसे देखते हैं, कैसे ऑब्जर्व करते हैं। तो यही बता रहा है कि औपचारिक और अनौपचारिक रूप से आजीवन सीखते सिखाते रहना है शिक्षा का तात्पर्य। लेकिन संकुचित रूप से अगर बात करें मुख्य रूप से, तो शिक्षा का औपचारिक रूप में किसी शिक्षण संस्था में शिक्षा ग्रहण करने से है। जो हम लोग विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं तो संकुचित रूप से शिक्षा का अर्थ यही है, विद्यालय में जाकर शिक्षा को ग्रहण करना। औपचारिक रूप से किसी शिक्षण संस्था में शिक्षा ग्रहण करने से है। वर्तमान शिक्षा परिवेश में शिक्षण का उद्देश्य, जो वर्तमान स्थिति चल रही है इसमें शिक्षा का उद्देश्य क्या है, विद्यार्थियों को अधिगम को उत्पन्न करके सिखाना है, न कि बलपूर्वक ज्ञान को मस्तिष्क में बिठाना है। दोस्तों चीज़ें बहुत सारे बदल चुके हैं, शिक्षा नीति भी अब तो नई आ चुकी है, तो बहुत सारी चीज़ों को अब बदला जा चुका है, जिसमें अब ये कहा गया है कि बच्चों को आपको फोर्स नहीं करना है, रटने के लिए रटना नहीं। अब तो ऐसा आ गया है अब की बार शिक्षा नीति आप लोग 2020 वाले में कि आप लोग देख सकते हैं कि अब इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इसमें अब आ गया है कि आप अपने मन से जो सब्जेक्ट चूज करें करके और पढ़ सकते हैं। पहले क्या था कि कॉम्बिनेशन रहता था जरूरी, जैसे कि मान लीजिए अब हिंदी ले रहे हैं तो संस्कृत है आपको रहना अनिवार्य है, या दूसरा सब्जेक्ट ले रहे हैं तो उसके साथ कोई सब्जेक्ट आपको रहना अनिवार्य है। लेकिन अब जो आ गया है, अब इसमें ये हो गया है कि आप अपने मन से चूज करके कोई सब्जेक्ट आप लेके पढ़ सकते हैं। फिलहाल में ऐसा आ गया है। तो अब भाई बच्चों पर फोर्स नहीं करना है कि आपको ये पढ़ना है, भैया आपको जो मन करे करो, लेकिन अपने क्षेत्र में अच्छा करो। इसके लिए ये नई शिक्षा नीति, ये जो शिक्षा नीति आई है दोस्तों, इसमें ऐसा आया है। और ये भी जो हम लोग पढ़ रहे हैं शिक्षण की परिभाषा, ये वहीं कह रहा है कि बच्चों पे अब भैया फोर्स नहीं देना है, वो लोग पढ़ें और उनके मस्तिष्क को बिठाना है। वो बस आप लोग को सिखाना है कि कैसे क्या चीज़ें होती है, मस्तिष्क में चीज़ों को बैठाना है, ना कि उनको फोर्स थोपना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। शिक्षण का सामान्य अर्थ शिक्षा प्रदान करना है, जबकि शाब्दिक अर्थ सिखाना या सीख देना है। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक विद्यार्थियों को नए ज्ञान देकर शिक्षित करता है। वही बात कह रहा है दोस्तों जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। चलिए अब अवधारणा के बाद हम लोग चलते हैं, अगला है शिक्षण की परिभाषा पे। चलिए आइए, आप लोग दिए होंगे, जो हमारे दोस्त फर्स्ट पेपर हमेशा से दे रहे होंगे, जो यूजी नेट दे रहे हैं, तो वो लोग देखे होंगे कि तमाम राइटर जो लेखक हैं उनका शिक्षण के संदर्भ में क्या अपना मत दिए हैं, ये चीज़ें पूछ देता है वहाँ पे कोटेशन, और पूछ देता है कि ये किसका मत है, किसकी रचना है, या किसका दो ये पंक्तियाँ हैं। तो हमने कुछ मोटा मोटा कुछ प्रमुख जो शिक्षण के संदर्भ में परिभाषा दिए हैं उनको यहाँ पे कोट किए हैं। तो आइए देख लेते हैं, उनमें से कुछ प्रमुख हैं। तो जो सबसे पहला नाम आता है जो शिक्षण के संदर्भ में परिभाषा देते हैं, रियांस। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये साइड में है रियांस, ठीक। तो रियांस के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं शिक्षण की परिभाषा। तो ये दे रहे हैं शिक्षण की परिभाषा, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि दूसरे शब्दों को दूसरों को सिखाने, दिशा निर्देश देने एवं उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए, ये आता ही आता है, एक दो क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा। आगे देखिए, गेज के अनुसार गेज क्या करें कि शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है, मतलब इम्पैक्ट है, जो कह सकते हैं कि जिसका उद्देश्य क्या है शिक्षण का भाई, दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना। जैसे आप हैं, कॉलेज गए और मान लीजिए कॉलेज में या किसी भी शिक्षण संस्था में जा रहे हैं, वो या प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप वहाँ जा रहे हैं और आपके विचार बदले ना, आपको जिस शिक्षा के लिए जा रहे हैं उसमें बदलाव ना हो। जैसे आप मान लीजिए बाहर से गए हैं और आपके अंदर कुछ परिवर्तन आए, विचारधारा में परिवर्तन आए, तो फिर कोई मतलब नहीं है उस शिक्षा का। तो यहाँ कहने का मतलब यही है जिसका उद्देश्य व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। चलिए गेज के अकॉर्डिंग ये हो गया। आगे हम लोग देखेंगे बीओ स्मिथ के अनुसार। अब ये कह रहे हैं, इनका मत है कि अधिगम को प्रेरित करने वाली क्रिया शिक्षण है। अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया शिक्षण है।
इनका मतलब है कि जैसे जैसे हम कोई चीज़ सीखते हैं, ठीक है, हमारे अंदर जो ललक है, मान लीजिए हम लोग बैट बॉल खेलने का मान लीजिए जो हॉबी होती है, तो हम लोग के अंदर जो सीखने की है, लेकिन जो यहाँ पे आगे क्या लिखे हैं कि अभिप्रेरित करने वाली क्रिया शिक्षण है। तो हम लोग को जो अभिप्रेरित क्रिया कर रही है वही शिक्षण है दोस्तों। आगे देख लीजिए, महात्मा गांधी के अनुसार हम लोग देख सकते हैं, और महात्मा गांधी के अनुसार एक तरफ से कहे तो बहुत महत्वपूर्ण भी है, आप लोग IMP करके डाल लीजिएगा, क्योंकि कई बार महात्मा गांधी के अनुसार पूछ चुका है। शिक्षण से मेरा अभिप्राय बच्चे व मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करना है। ठीक, तो महात्मा गांधी के अनुसार जो ये पूरी परिभाषा है, आप लोग इसको नोट करते चलिएगा। हम कहेंगे कि आपको इसको 1-2 बार रट्टा मार लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला जो नाम आता है वो अगला नाम है फिलिप्स। फिलिप्स के अनुसार ये कहते हैं कि शिक्षण वह संस्था है जिसका केंद्रीय तत्व ज्ञान का संग्रह करना है। तो ये तो भी बिल्कुल आसान परिभाषा है कि शिक्षण वह संस्था है जिसका केंद्रीय तत्व ज्ञान का संग्रह करना है। तो ये रहे फिलिप्स के अनुसार। आइए एक और हम लोग देख लेते हैं रेमंड के अनुसार। और रेमंड के अनुसार शिक्षण को विकास की वह प्रक्रिया कहकर परिभाषित किया जा सकता है जिसमें मनुष्य बचपन से प्रौढ़ावस्था तक अनेक प्रकार से अपने भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पर्यावरण से अनुकूल करना सीखता है। देखिए, अभी हम जो बात कर रहे थे कि शिक्षण जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें मनुष्य क्या होता है कि बचपन से जब से वो समाज से जुड़ता है या जब से पैदा लेता है तो अपने घर में, परिवार में, स्कूल, जैसे देखिए स्टार्टिंग ऐसा होता है जैसे कि हम लोग, जैसे कोई छोटा बच्चा है तो वो पहले अनुकरण, देखिए एक अनुकरण सिद्धांत आप लोग सुने होंगे। अनुकरण सिद्धांत में क्या होता है कि बच्चा अपने परिवार वालों के, घर वालों का अनुकरण करता है। सबसे ज़्यादातर अपनी माँ का करता है, क्योंकि माँ के छाया में वो सबसे ज़्यादा रहता है, माँ के पहलू में। तो कह सकते हैं कि बच्चा सबसे पहले घर में सीखता है। जैसे वो निकलता है तो विद्यालय जाता है, तो विद्यालय में कुछ दोस्तों से मिलता है, टीचर के अंडर जो पढ़ाई करता है तो वहाँ पे कुछ चीज़ें सीखता है। फिर उसके बाद वो समाज में जाता है तो समाज से सीखता है। तो वो प्रक्रिया ज़िंदगी भर चलते रहती है। हम लोग क्या होता है कि अभी 18 से 22 की उम्र में नहीं हुए तो बहुत से लोगों को बच्चे जो हैं उनका हम सुनते हैं, कहते हैं कि जानते हैं हम सब समझ गए हैं कि दुनिया क्या है, ये है, वो है। कुछ नहीं समझे हैं भैया मेरे, अभी तो ये स्टार्ट हुआ नहीं होता है। एक कौन सी मूवी थी, कोई थी उसकी, टाइगर श्रॉफ की कोई मूवी है जिसमें वो बोलता है कि इतनी जल्दी क्या है, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। तो बात यही है मेरे दोस्तों कि अभी क्या हम लोग ज़िंदगी जी हैं, अभी तो यहीं 20 से 25 के बीच हैं, और इसी पे सब एक अनुमान के स्रोत पे कह देते हैं कि पूरी ज़िंदगी मालूम हो गई है। तो ऐसा कुछ है नहीं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ज़िंदगी की हकीकत मुझे मालूम है लेकिन दिल को खुश रखने का ख्याल अच्छा है, पर ऐसा है नहीं। ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है, जितना आगे बढ़ेंगे सीखते रहेंगे। तो ऐसे ही इस जो परिभाषा दी है रेमंड के अनुसार, कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द पूरा इसका जो कर सकते हैं विश्लेषण जाता है। चलिए अब हम लोग शिक्षा की परिभाषा के बाद अब हम लोग पहुँचेंगे आगे। शिक्षण की परिभाषा के बाद शिक्षण के उद्देश्य पर बात करते हैं, जो टॉपिक में अगला पॉइंट था, शिक्षण के उद्देश्य। तो चलिए शिक्षण के उद्देश्य में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे कि शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। तो शिक्षण का उद्देश्य जैसे एक तरफ से हम लोग कह सकते हैं, जैसे कि परिभाषा देखे गांधी जी वाला, जिसमें था कि बालक या मनुष्य के आत्मा के मतलब सर्वांगीण विकास से है। ठीक है, तो एक तरफ से सबसे पहला हम लोग परिभाषा से ही दोस्तों उसका उद्देश्य भी निकलता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर 3-4 आप लोग परिभाषा याद किए तो उसमें से अगर आप लोग थोड़ा सा माइंड पर जोर डालेंगे, ध्यान देंगे, तो उसकी विशेषता, उद्देश्य, सब सारी चीज़ें वहीं मिल जाएगी। जैसे देखिए उद्देश्य क्या है कि बालक की क्षमता का विकास करना। वहाँ गांधी जी सीधे कह रहे हैं कि बालक के सर्वांगीण विकास से है, तो एक ये चीज़ हो गया, बालक की क्षमता का विकास करना। अगला जो पॉइंट है, सामाजिक एवं मानवीय मूल्य का विकास करना। समाज में दोस्तों उसका और सब चीज़ों को समझे और समाज के अनुकूल अपने खुद को ढाल पाए, ताकि आसानी से वो अपने लक्ष्य को प्राप्ति कर सके, चाहे हर क्षेत्र में आसानी से अपने आप को ढाल सके। तो ये चीज़ें हैं। जीवन शैली को व्यापक बनाना। फिर अगला है ज्ञानार्जन के अनुसार जीविकोपार्जन करना। जैसे उसको ज्ञान ऐसा भी मिले कि अपनी जीविका चला पाए, आगे उसकी लाइफ भी तो और भी है भाई। तो अगर इतना ज्ञान उसको ऐसा दिया जाए कि ताकि उसको कठिनाई ना हो अपने जीवन में आगे डिसीजन लेने में, क्योंकि तमाम तरह की परेशानी, प्रेशर, सारी चीज़ें आती रहती है। तो इसलिए ज्ञानार्जन के अनुसार जीविकोपार्जन। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं अगला उद्देश्य क्या है। बालकों में क्रियाशीलता का विकास करना तथा उन्हें क्रिया के अवसर का प्रदान करना। ठीक, चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे। अगला है बालकों या विद्यार्थियों में सृजनात्मक क्षमता का विकास करना तथा उन्हें सृजनात्मक कार्य के लिए प्रेरित करना।
तो ये रहे आपके मोटा मोटा शिक्षण के उद्देश्य जो प्रमुख है, 7-8 जो थे यहाँ पे लिख दिए हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे जैसे भी, लेकिन पढ़िए, समय अब नहीं है और शुरुआत अब हो चुकी है। तो इसे हम कोई मैराथन, कोई ये नहीं कहेंगे कि ये और ये, हम लोग बस एक क्रम में पढ़ेंगे और फिर हम लोग एक अच्छे से समय पर इसको समाप्त कर देंगे और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट इनपुट करके और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आउटपुट देने की कोशिश करेंगे जिससे हम लोग ज़्यादा स्कोर करें। ठीक है, तो चलिए, और आप लोग को एक चीज़ और बता दें कि जैसे ये टॉपिक समाप्त होगी, बस फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो हम लोग इससे संबंधित कुछ 10, 15, 20 जितने क्वेश्चन बन सकते हैं इसको हम लोग बनाएंगे और फिर उस पर चर्चा करेंगे कि क्या हम लोग क्वेश्चन कर पा रहे हैं इतना पढ़ के या नहीं। ठीक है, तो चलिए अब शिक्षण का स्तर देखते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें फर्स्ट टॉपिक में शिक्षण का स्तर। तो शिक्षण के स्तर पर जब हम लोग बात करते हैं तो देखिए, शिक्षा के स्तर को निर्धारित करने के लिए विद्वानों एवं शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने 3 स्तर निर्धारित किए हैं। शिक्षा के दोस्तों 3 स्तर शिक्षण के निर्धारित किए गए और वो कौन कौन से हैं, तो आइए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं और आप लोग इसको थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा कि शिक्षण के 3 स्तर है और कौन कौन से हैं। तो देखिए आप लोगों को सामने है, पहला शिक्षण का स्तर में पहला स्मृति स्तर का शिक्षण, दूसरा है बोध स्तर का शिक्षण और तीसरा जो नाम आता है वो है चिंतन स्तर का शिक्षण। इधर ये आप लोगों को टोपी की तरह पहना रखे हैं, जिसको ट्रायंगल, शंकु और आप जो जो चीज़ें चाहिए कह सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा कलरफुल भी बनाते चल रहे हैं ताकि आप लोगों का ध्यान इधर उधर भी जाए तो आ जाए नज़दीक पे। ज़्यादा कलरफुल नहीं कर सकते, आप लोग बात समझ ही सकते हैं, लेकिन ठीक है, फिर भी जहाँ कुछ ना वहाँ कुछ ही सही। तो शिक्षण के स्तर पे हम लोग 3 इसको भागों में बांट कर देख सकते हैं। पहला स्मृति स्तर का शिक्षण, फिर बोध स्तर का शिक्षण और फिर लास्ट है जो चिंतन स्तर का शिक्षण, जिसको उसमें टॉपिक में ये दिया है कि स्मृति स्तर जिसको स्मरण शक्ति भी कहते हैं, बोध स्तर जिसको समझ भी कहते हैं और चिंतन जिसको विचारात्मक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों जरूरी नहीं है कि जहाँ अगर समझ स्मरण शक्ति दे दे तो आप लोग सोचिएगा कि स्मरण दूसरा होता है, स्मृति अलग है, ऐसा नहीं है। स्मरण स्मृति का दोनों का अर्थ एक ही होता है, तो ये बात ध्यान देने का है। और बोध और समझ ये भी एक ही होता है, तो ये भी बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। और चिंतन स्तर या विचारात्मक स्तर ये भी एक ही होता है, तो आप लोगों को यहाँ पे इस बातों का ध्यान रखना है। चलिए अब शिक्षण स्तर को हम लोग 2-3 भाग में डिवाइड कर दिए। तो अब हम लोग क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं 100% बनते हैं और ये पूछ देता है कि किस स्तर का ये मतलब किस स्तर शिक्षण से संबंधित है क्वेश्चन, तो हम लोग स्मृति स्तर, बोध स्तर और उसके बाद चिंतन स्तर को एक एक करके देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्मृति स्तर से ही। तो चलिए सबसे पहला है स्मृति स्तर, देख लीजिए यहाँ पे, और स्मृति स्तर को हम लोग बात करते हैं। जैसे सबसे पहला है स्मृति स्तर या स्मरण शक्ति और हर्बर्ट शिक्षण मॉडल। तो आप लोग इसको एक और नाम से याद कर लीजिएगा, हर्बर्ट शिक्षण मॉडल। जो स्मृति स्तर है इसको स्मरण शक्ति स्तर भी कहते हैं और एक नाम और है, और ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन बन सकता है कि स्मृति स्तर को और किस नामों से जाना जाता है। और तीनों जो स्तर के जो शिक्षण हैं इन तीनों को अलग अलग नाम से दिया गया है। जैसे कि जिसने इस मॉडल को या इस स्तर को दिया है उसके बारे में यहाँ पे दे दिया गया है, जैसे कि इसको हर्बर्ट शिक्षण मॉडल कहते हैं। ठीक है, तो क्यों कहते हैं, क्योंकि स्मृति स्तर के शिक्षण मॉडल का वर्णन हर्बर्ट नहीं किया था। हर्बर्ट नाम के एक थे, उन्होंने इस मॉडल को कह सकते हैं कि वर्णन किया था, प्रारूप दिए थे या जो भी, तो इसलिए इसको हम लोग हर्बर्ट मॉडल भी कहते हैं। तो ये बातें हम लोग को याद रखना है, स्मृति, स्मरण या हर्बर्ट। ठीक, चलिए अगर इतना हो गया तो थोड़ा सा इसके बारे में और जानकारी हम लोग जानते हैं कि यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का सबसे निचला स्तर है। जैसे हम लोग स्टार्टिंग करते हैं ना, जैसे हम लोग नर्सरी में पढ़ते हैं, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 जिसको हम लोग 11th 12th कहते हैं, और उसके बाद इसी में क्रम में हम लोग बढ़ते हुए फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट समथिंग जो भी जिसकी क्षेत्र होता है उधर जाता है। तो यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का सबसे निचला स्तर है। इसमें शिक्षण का कार्य केवल स्मृति पर निर्भर होता है, अर्थात इसमें शिक्षक एवं छात्र दोनों ही सबसे निम्न मानसिक धरातल पर अपनी शिक्षण प्रक्रिया को पूरा करते हैं, अतः इसे स्मृति स्तर का शिक्षण भी कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे दोस्तों ये सबसे कह सकते हैं कि बेस होता है। जैसे हम लोग कोई घर बनाते हैं तो उसमें बेस देते हैं ना, जिसको नींव कहते हैं, तो ये नींव है शिक्षण प्रक्रिया में, ये उसका नींव है। और इसको दोस्तों एक तरफ से हम कह सकते हैं क्या कि इस शिक्षण अधिगम का उद्देश्य दी गई
विषय सामग्रियों को रट लेना होता है। इसमें छात्र बिना सोचे समझे विषय सामग्री को रट लेते हैं। यहाँ बौद्धिकता का स्तर काफ़ी निम्न होता है, इसलिए इस स्तर को उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्रियों का उपयोग नहीं किया जाता है। आप लोगों को जैसा हम बता रहे थे कि ये ऐसा स्तर होता है जिसमें बच्चों को कहा जाता है कि बच्चों ये कल याद करके आना, ये कविता याद करके आना, 5 वर्ड मीनिंग याद करके आना। जैसे हम लोग छोटे बच्चों को देते हैं HW घर का काम होमवर्क, और HSW कर देंगे तो हिंदी साहित्य वाला हो जाएगा। तो HSW के अर्थ भी हिंदी साहित्य से भी आप लोग को घर का काम मिलेगा। चलिए, ये रहा हंसी मजाक का काम। तो जैसे हम लोग बचपन में भी थे, जैसे पढ़ते थे 1 2 1 2 3 4 जो भी क्लास में, तो हम लोग को घर का काम मिलता था। ठीक है, तो ये चीज़ें वैसे ही है कि इसमें छात्र बिना सोचे समझे विषय सामग्री को रट लेते हैं। हम लोग बच्चों ने कहाँ उतनी समझ होती है बच्चों को। कहा जाएगा हाँ बच्चों आप लोगों को कल सॉरी दोस्तों क याद करके आना है। तो अब बच्चे जाएंगे तो वहाँ पर रट्टा मारते हैं क ख ग घ, ये नहीं कि मतलब माइंड में कि हाँ भाई 36 है या इतनी संख्या है और इसको ऐसे, तो मतलब वहाँ पे उतना स्तर ही नहीं होता है। करने की बात ही क्या है। अब अभी हम लोग बड़े हो गए हैं, एक स्तर के ऊपर से मान लीजिए आप, बहुत से दोस्त है जो यहाँ पे लगभग सभी हैं जो PG करके हैं, तभी तो UGC नेट दे रहे हैं। तो फिर बात होता है ना कि अब यहाँ पे आप समझेंगे, आपको अब क ख याद करने के लिए दिया जाएगा तो आप जाकर रट्टा नहीं मारेंगे हाँ भाई कितनी संख्या है, किसके बाद क्या आता है, और तो इतना मतलब एक मोटा मोटा आइडिया। तो ये रट्टा मारने वाला स्तर होता है। चलिए अब हम लोग जो दूसरा स्तर है बोध या समझ स्तर, इस पे बात करते हैं। तो बोध या समझ स्तर, आप लोग समझ स्तर देख रहे होंगे स्क्रीन पे। इसमें है बोध या समझ स्तर, जिसको मॉरिसन शिक्षण मॉडल भी कहते हैं। तो आप लोग इसको इस नाम से भी याद कर लीजिएगा, बोध या समझ स्तर या मॉरिसन शिक्षण मॉडल, अंडरस्टैंडिंग लेवल या मॉरिसियन टीचिंग मॉडल। कभी कभी बीच में इंग्लिश बोल लेते हैं अपनी, हम थोड़ा थोड़ा सीख ले रहे हैं आप लोगों के साथ। तो चलिए, ये है शिक्षण अधिगम का यह स्तर, स्मृति स्तर में थोड़ा ऊंचा होता है। ये जो स्तर होता है दोस्तों, जो पहला अभी जिस रट्टा मारने वाली प्रक्रिया की बात कर रहे थे उससे थोड़ा ऊपर होता है। इस स्तर पर पाठ्य सामग्री को रटने के बजाय ज्ञान को अधिक समय समझने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हम लोग इस स्तर पे पाठ्य सामग्री को रटने के बजाय थोड़ा समझने पे हम लोग जोर देते हैं। हम लोग नहीं, मतलब इस स्तर में दिया जाता है। और चलिए, इसमें नीचे और 2 लाइन है कि इस स्तर पर छात्रों को किसी नियम व सिद्धांत की जानकारी देने के साथ उनके व्यवहारिक उपयोग को भी बताया जाता है। इस प्रकार यह स्तर केवल ज्ञान पर बल न देकर उसके पूर्ण बोध पर बल देता है, जिससे छात्र को भी ज्ञान प्राप्त करे और उसे समझ सके, उसका व्यवहारिक जीवन में प्रयोग ला सके, चाहे कर सके। जैसे समझ लीजिए इस स्तर का यही काम है, जैसे कुछ चीज़ प्रैक्टिकली हम लोग करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो इस स्तर का यही काम है कि आप लोगों को उस बारे के बताने के साथ साथ केवल रट्टा मारने पे ध्यान नहीं देगा, उसको प्रैक्टिकली भी आप लोग को समझाने की कोशिश करता है, जो ये बोध या समझ स्तर है। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं आगे, और जो अंत वाला है विचारात्मक या चिंतन स्तर, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, और जो अगला है विचारात्मक स्तर या चिंतन स्तर, और इसको एक और नाम से जाना जाता है हंट शिक्षण मॉडल। देख लीजिए, इन्होंने ही इस जो मॉडल था विचारात्मक शिक्षा स्तर, इसको कह सकते हैं कि इन्होंने प्रतिपादित किया था, या कह सकते हैं कि इन्होंने ही इस मॉडल का कह सकते हैं कि इस मॉडल के प्रवर्तक थे। ये कह सकते हैं कि हंट जो थे चिंतन स्तर के शिक्षण का प्रवर्तक माने जाते हैं, तो ये भी कह सकते हैं। तो चाहे जो कह लीजिए, इस जो स्तर को विचारात्मक चिंतन स्तर, इसको हंट शिक्षण मॉडल कहा जाता है। बस इतना आप लोग याद कर लीजिएगा। तो तीनों का अलग अलग नाम है, आप लोगों को जो याद करना है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं विचारात्मक या चिंतन स्तर हंट शिक्षण मॉडल पे। देखिए, ये जो होता है इन दोनों से ऊपर हट के होता है। अभी जो हम लोग वहाँ पे ट्रायंगल बनाए थे उसी के अकॉर्डिंग होता है, सबसे नीचे होता है, उसके बाद ऊपर होता है, और एक सबसे ऊपर होता है। तो चिंतन मानव के विकास का महत्वपूर्ण पद है। इस स्तर पर शिक्षक अपने छात्रों में चिंतन, तर्क तथा कल्पना शक्ति को बढ़ावा देते हैं, जिससे छात्र इन उपगमों के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। इस स्तर पर शिक्षण में स्मृति तथा बोध दोनों स्तरों का शिक्षण निहित होता है। देखिए, अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि इस स्तर का जो होता है, इसमें जो सबसे पहला स्तर था, उसके बाद जो बोध वाला स्तर था, तो स्मृति स्तर, बोध स्तर, इन दोनों को मिला के ये निहित स्तर जो होता है, इसको हम लोग विचारात्मक स्तर कहते हैं। ठीक है,
और इसमें अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है। ऐसे उनको माध्यम से बताया जाता है छात्रों को, ठीक है। तो आइए हम लोग एक दो लाइन और देख सकते हैं इसके संदर्भ में कि इस स्तर पर क्षणिक बोल रहे हैं, इस स्तर पर शिक्षण छात्रों को बौद्धिक व्यवहार के विकास के लिए अवसर प्रदान करता है और सृजनात्मक क्षमताओं के विकास में सहायक होता है। इस प्रकार चिंतन स्तर के शिक्षण में स्मृति तथा बोध शिक्षण निहित होता है। अभी जो बात कर रहे थे कि वो दोनों मिलके इसको बनाते हैं। ये नहीं है कि आप स्मृति स्तर के बिना ही बोध स्तर प्राप्त कर लेंगे और बोध स्तर के बिना ही आप उच्च स्तर। बताइए, अब किसी बालक से मतलब नहीं है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं शिक्षा की। जो हम लोग अनपढ़ ऐसे नहीं कह सकते हैं कोई अनपढ़ या होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनका सोचने समझने का तार्किक बहुत वो मतलब क्या यूनिक होते हैं वो लोग, भले वो पढ़े लिखे ना हो तो। लेकिन यहाँ ये है कि जो ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, और ज़्यादातर मतलब हम कुछ अपवाद को छोड़ के बात करते हैं, तो फिर उनमें निम्न स्तर और उच्च स्तर की पढ़ाई का नहीं समझ है। तो ये बात वही है कि जो स्मृति पढ़ा रहेगा, मतलब स्मृति स्तर से गुजरेगा, बोध स्तर से गुजरा, फिर वहीं जो है चिंतन स्तर में भी सक्सेस रहेगा, या वो कह सकते हैं एक तरफ के कि दोनों मिलके चिंतन स्तर बनाएंगे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे अगला। अगर ये तीनों हम लोग स्तर देख लिए शिक्षण से संबंधित, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे और बात करेंगे शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण। और ये महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर चर्चा हम कर रहे हैं। ब्लूम और गैंगने और ब्रिक्स का वर्गीकरण। तो शिक्षण के निर्देशात्मक वर्गीकरण, उद्देश्यों का वर्गीकरण, और इसको दो तरीके हैं दोस्तों इसके मुख्यतः। पहला है ये ब्लूम द्वारा किया गया वर्गीकरण, और दूसरा है गैंगने और ब्रिक्स का वर्गीकरण। तो चलिए हम लोग एक एक करके पहले ब्लूम का वर्गीकरण देख लेते हैं, उसके बाद गैंगने का और ब्रिक्स का जो वर्गीकरण है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ब्लूम। तो ब्लूम द्वारा शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण। ब्लूम द्वारा शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण, तो कह सकते हैं कि ब्लूम ने 1965 में शिक्षण या अनुदेशात्मक उद्देश्य, इसको दोस्तों ब्लूम या अनुदेशात्मक उद्देश्य इस नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं ऐसा होगा कि ब्लूम न देके अनुदेशात्मक देगा तो वहाँ पे ब्लूम, ठीक। तो ब्लूम या अनुदेशात्मक उद्देश्य 1956 को 3 भागों में बांटा गया है, जिसे अंग्रेजी भाषा में 3H भी कहा जाता है। और ये 3H क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान दीजिएगा। हेड, हर्ट और हैंड, H, RRR, 777, ये मूवी याद रहती है दोस्तों। तो अब हम लोग को आज से एक और मूवी नहीं, पर हम लोग का एक फैक्ट याद रखना है जिसको 777 कहते हैं, ठीक है। HHH कहते हैं। और HHH का मतलब क्या है, तो ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र और मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र, ठीक। चलिए आइए अब हम लोग आगे बात करेंगे गैंगने और ब्रिक्स के द्वारा शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं आगे। गैंगने व ब्रिक्स द्वारा शिक्षण के उद्देश्यों को निम्नलिखित स्तरों पर विभाजित किया गया है, और वो कौन कौन से स्तर हैं, तो आइए यहाँ पे बात कर लेते हैं। जैसे ज्ञानात्मक रणनीतियाँ, और फिर दूसरा है बौद्धिक कौशल, तीसरा है मनोदृष्टि, चौथा है मौखिक सूचना, और जो अगला है और लास्ट है वो है संचालन तंत्र और शारीरिक क्षमता, ठीक। तो ये रहे कुछ इनके विभाजित जिन शिक्षण को किए हैं अलग अलग में। ज्ञानात्मक जो रणनीतियाँ है, इसमें हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि इस श्रेणी में किसी व्यक्ति के स्वयं के शिक्षण, स्मरण शक्ति एवं विचार कौशल को विकसित करने हेतु समावेशित किया जाता है। या इसमें बौद्धिक कौशल में सेम कह सकते हैं कि बौद्धिक कौशल किसी समस्या को सुलझाने और सीखने की अवधारणा और नियम सीखने के महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। मनोदृष्टि भी सेम है, यह व्यक्ति की आंतरिक या मानसिक स्थिति को व्यक्त करता है। और फिर मौखिक सूचना में भी वही है कि मौखिक सूचना का उपयोग किसी व्यक्ति द्वारा ज्ञान का उपयोग करने के संदर्भ में होता है। और संचालन में भी सेम है दोस्तों उसको, कि इस स्तर पर बात करें तो मस्तिष्क, तंत्रिका प्रणाली और स्नायु यंत्र एक साथ कार्य करते हैं, उसमें सामंजस्य कैसे स्थापित करना है, इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आता है। तो ये रहा मोटा मोटा इनके बारे में जो गैंगने और ब्रिक्स ने शिक्षण को ज्ञानात्मक, बौद्धिक, मनोदृष्टि और मौखिक सूचना और संचालन में जिसमें व्यक्त किया था। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, और अंत वाला जो है कि शिक्षण की प्रकृति या विशेषता, तो इस पर हम लोग बात करते हैं। तो चलिए
अभी हम जैसा कहे थे कि अगर हम लोग परिभाषा पढ़ लेते हैं तो उससे ज़्यादा उद्देश्य और जो विशेषता है वो निकल कर खुद ब खुद आ जाता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं शिक्षण की विशेषता पे। तो यह एक गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षण जो है दोस्तों एक गतिशील प्रक्रिया है, जिस पर अभी बात किए थे कि ये निरंतर पूरी ज़िंदगी चलती रहती है और हमेशा हम लोग कुछ ना कुछ इससे सीखते रहते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। शिक्षण एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है। ठीक, तो ये ध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें दोस्तों एक शिक्षक होते हैं और एक छात्र होते हैं। तो ये कह सकते हैं इस प्रक्रिया में दोस्तों शिक्षक और शिक्षार्थी हमेशा से दो ध्रुवों के रूप में विद्यमान रहते हैं। तो यह एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, एक के बिना दूसरा का काम नहीं चल सकता। जैसे मान लीजिए शिक्षक आ जाए और शिक्षार्थी ना आए तो कहाँ से पठन पाठन होगा, या जो छात्र हैं वो आ जाए और शिक्षक ही ना आए तो फिर कहाँ से होगा। तो ये एक ध्रुवीय प्रक्रिया है जो एक दूसरे पे डिपेंड हो सकता है। जैसे कह सकते हैं कि जो मछली रहती है पानी भी नहीं रह सकती, वैसे ही ये एक दूसरे के बिना संभव नहीं है। चलिए शिक्षण एक सामाजिक क्रिया है, जो अभी हम बात कर रहे थे कि ये हम लोग समाज से भी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। शिक्षण सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है, जो गांधी जी के हम लोग परिभाषा में देख सकते हैं। अधिगम के लिए प्रेरित करती है, सीखने के लिए प्रेरित करती है। हम लोग एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये बहुत कॉमन बात है और बहुत ही सभी विद्यार्थियों के लिए है, और ये मान लीजिए पढ़ाई से थोड़ा हट के भी है पर महत्वपूर्ण है। जैसे हम लोग पढ़ते रहते हैं, ठीक है, पढ़ते पढ़ते 2 3 4 दिन 5 दिन या ज़्यादा निरंतर करते हैं। 15 दिन के बाद हम लोग एक बार ऐसे बोर अवस्था में चले जाते हैं कि 4 से 5 दिन अब हम लोग को पढ़ने का इच्छा नहीं होता है। उसमें मन भटकाव क्या, जैसे लगता है कि यार ऊब रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो हम लोग को लगभग 1 से 2 दिन पढ़ाई उसमें बेकार चली जाती है। अगर ये सबके साथ होता रहता है या हर तीसरे 5वें दिन ऐसा होता है, तो अगर हम लोग जब पढ़ते हैं तो फिर हम लोगों को नई नई चीज़ें दिखने लगती है। अरे यार अभी ये पढ़ रहे हैं, वो चीज़ें बाकी है, उसको भी कवर करना है। फिर अगर पढ़ाई हम लोग कंटिन्यू करते हैं तो दिमाग फिर हम लोग का एक्टिव हो जाता है और वो काम करना शुरू कर देता है। तो फिर कुछ और भी मुद्दा, यार क्वेश्चन कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, तो सारी चीज़ें हम लोग का एक्टिव रहता है। तो यही कह सकते हैं कि अधिगम के लिए प्रेरित करता है। तो ये दोस्तों सीखने के लिए हम लोग को उत्साहित करता है, प्रेरित करता है, कह सकते हैं, तमाम चीज़ें हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। जो अगली विशेषता है कि विभिन्न क्रियाओं का मिश्रण है, ये सही भी है, और जटिल सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण एक व्यावसायिक क्रिया है। शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। चूँकि ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है तो आइए हम इस पर थोड़ा सा चर्चा कर देंगे। ये आ चुका है और हम लोग जब देते हैं पेपर तो ये बहुत ही आम क्वेश्चन है कि शिक्षण कला है या विज्ञान है, और इस पर तमाम बार डिबेट है, चर्चा है कई जगह। तो चलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा बात इस पर हम लोग करते हैं। जैसे शिक्षण को कला और विज्ञान दोनों माना जाता है दोस्तों, इसको कला और विज्ञान दोनों माना जाता है। कुछ लोगों में जन्म से ही शिक्षक बनने के गुण होते हैं। एक हमारा ये तर्क है जिस पे आप लोग जैसा होगा बताइएगा रिस्पांस, कि कुछ लोगों में जैसे क्या होता है कि बचपन से ही जैसे शिक्षक बनने का उन लोगों के गुण होते हैं। जैसे बहुत से दोस्त आप लोग देख सकते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें इनमें इतना क्रिएटिविटी होता है, वो बचपन से ही एकदम माइंडसेट होता है। पढ़ते हैं कभी कभी आप लोग, अब तो यूट्यूब पे चैनल पर इतना वायरल कोई भी वीडियो जा रहा होगा। एक हम बच्चा देखे थे, बिहार का था वो, हमें लग रहा है कि अभी 12 और 14 साल का था लगभग, नाम याद नहीं आ रहा है दोस्तों। वो अपने से कम उम्र के बच्चों को जाके पढ़ाता है, खुद 6 में पढ़ता था तो 5 तक के बच्चों को वो पढ़ाता भी था। तो ये दोस्तों एक तरफ से कह सकते हैं कि बचपन से उसके अंदर जो है शिक्षक बनने का गुण होते हैं, और कुछ कह सकते हैं कि स्वाभाविक गुण होते हैं, माध्यम से कुशल शिक्षक बन जाते हैं जो, ठीक है, और वे अपने स्वाभाविक गुण से शिक्षक बन जाते हैं। जिस अभी हम जिस बच्चे की बात कर रहे थे, तो ये कह सकते हैं कि ये जो हम अभी देखें कि बच्चा वो 6 में पढ़ रहा था और 5वीं तक के बच्चों को पढ़ा रहा था, तो इस संदर्भ में हम लोग कह सकते हैं कि ये शिक्षण एक कला है, ठीक है। जबकि अब हम लोग कहें कि विज्ञान है, तो आइए विज्ञान के संदर्भ में बात कर लेते हैं। जैसे कुछ लोग वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अच्छे शिक्षक बनने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आजकल हम लोग कह सकते हैं जैसे यूट्यूब अब आ गया है तो ज़्यादातर हम लोग अब इस चीज़ों को दे सकते हैं। पहले तो मान लीजिए काफ़ी दूर रहता तो वो चीज़ें नहीं दिखाई देती थी। तो जैसे एक होता है कि सुविधाएँ मिल गई तो वो शिक्षक बन गया, सुविधाएँ मिल गई वो शिक्षक बन गया, नहीं तो उसके पास सुविधाएँ नहीं थी तो नहीं हो पा रहा था। तो एक सब से कह सकते हैं कि वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से ही अच्छे शिक्षक बनने का प्रयास करते हैं। इस संदर्भ में शिक्षण विज्ञान है, अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षक कला और विज्ञान दोनों है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा कुछ कला और विज्ञान के संदर्भ में बातें। चलिए शिक्षण में संप्रेषण कौशल की प्रधानता होती है, तो ये भी चीज़ है संप्रेषण दोस्तों।
संप्रेषण क्या होता है? सामने वाले से बातचीत करना। तो ज्ञान अगर हम लोगों को रहेगा किसी विषय पे, मान लीजिए सामने वाला किसी मुद्दे पर बात कर रहा है, संप्रेषण यही क्रिया होती है दोस्तों, बातचीत करना। तो मान लीजिए हम संप्रेषण किसी मुद्दे पे कर रहे हैं, जैसे आज ही हम लोग पढ़े शिक्षा की परिभाषा। अगर कोई आ गया शिक्षा के संदर्भ में हम लोग से आज बात करने लगा, तो अगर आज के हम लोग क्लास करके कहीं जा रहे हैं तो अब उससे 2-3 बातें कह सकते हैं कि भाई शिक्षण इतने प्रकार के होते हैं, ये स्तर का आपका बालक अगर मान लीजिए पहली क्लास में पढ़ रहा है तो वो क्या है, तो अभी स्मृति स्तर पर बच्चा है। अभी अगर कह सकते हैं थोड़ा उच्च स्तर पर पढ़ रहा है, उससे थोड़ा ऊपर पे, तो बोल सकते हैं कि ये बोध स्तर पे है। और उच्च स्तर पे मान लीजिए पीजी वगैरह कर लिया, कह सकते हैं, तो कह सकते हैं विचारात्मक स्तर पे बेचारा चला गया है। तो अब आपके पास 2 शब्द रहेंगे बोलने के लिए। शिक्षक की परिभाषा देख सकते हैं, शिक्षण अभिवृत्ति होती क्या है ये बात कर सकते हैं, विशेषता क्या होती है, इसका उद्देश्य क्या होता है शिक्षण का। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बात कर सकते हैं अब इस क्लास के बाद। और चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि शिक्षण के आधारभूत मूल अपेक्षाएँ क्या है, आवश्यकताएँ क्या हैं शिक्षण की। मान लीजिए उपयोग, उद्देश्य, विशेषता, ये सारी चीज़ें पढ़ लिए। भाई अब इसकी ज़रूरत क्या है, आवश्यकता क्या है, मूल अपेक्षा क्या है शिक्षण की। तो चलिए हम लोग 4-5 पॉइंट हैं नोट करके इसके संदर्भ में बात कर लेंगे। तो आप लोग ये हेडिंग पहले चाहें तो नोट कर लीजिए, शिक्षण की आधारभूत आवश्यकताएं एवं मूल अपेक्षाएं। और चलिए फिर हम लोग इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि शिक्षण प्रक्रिया में मूल रूप से शिक्षक स्वतंत्र चर, विद्यार्थी जो आस्तिक या परतंत्र है, और पाठ्यक्रम हस्तक्षेप चर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसके अभाव में उत्तम शिक्षण प्रणाली का विकास असंभव है। बात वही है दोस्तों कि इसकी विशेषता ये है शिक्षण की कि जो आवश्यकता या मूल अपेक्षाएँ हैं कि शिक्षण प्रक्रिया में मूल रूप से शिक्षक होते हैं, विद्यार्थी होता है और पाठ्यक्रम होता है। अगर इन तीनों में से कोई, इन तीनों के अभाव में शिक्षण प्रक्रिया संभव नहीं है। ठीक, आगे हम लोग बात करेंगे दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट ऐसा है कि शिक्षण की आधारभूत आवश्यकताओं छात्रों के व्यवहारों में परिवर्तन के लिए होता है। ठीक, शिक्षण प्रक्रिया का आधारभूत केंद्र बिंदु अधिगम है, सीखना है मतलब दोस्तों, वही जो हम सीखने की बात कर रहे थे। शिक्षण की आवश्यकता छात्रों को वांछित ज्ञान और कौशल सीखने के अधिग्रहण के लिए होती है, ये भी सही है। शिक्षण के लिए आवश्यक तत्व शिक्षक होता है जो ज्ञान का परिमार्जन करता है। शिक्षण ज्ञान बोध तथा संकल्प शक्ति द्वारा ही संभव है, ये भी सही बात है। शिक्षण प्रेरक और प्रतिक्रिया के बीच नवीन संबंध स्थापित करती है। आगे है अगला पॉइंट कि शिक्षक कौशल, शिक्षण वातावरण, संस्थागत अवसंरचना आदि शामिल होते हैं जो मूलभूत आवश्यकताओं के ही भाग होते हैं, ये भी सही है। शिक्षण क्रिया सीखने की परिस्थितियाँ उत्पन्न करने में भी सहायक होते हैं। तो हम अभी जो आवश्यकताएं पढ़ रहे हैं दोस्तों, आपको इसको ध्यान में देखते रहिए, आप लोग देखिए एक बार शुरू से, और इसको हम चूँकि केवल स्लाइड कर दे रहे हैं, पढ़ेंगे नहीं अब, तो आप लोग इसको देख लीजिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए शिक्षण के मूल अपेक्षाएं दे देगा 4, ठीक, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, और उसमें से एक जो रहेगा जो उसके आवश्यकताओं या मूल अपेक्षाओं में नहीं है। अब पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पंक्ति है या कौन सा ऐसा बिंदु है जो मूल अपेक्षाओं के अंतर्गत नहीं आती है, तो उसको हम लोग को एक पंक्ति छापना होगा। तो यहाँ पे कुछ मोटा मोटा 10-12 पॉइंट आप लोग को लिखाया गया है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और या बार बार 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा, कंफर्म हो जाए, ताकि वही क्वेश्चन इससे बने तो वहाँ पर हम लोग छाट सकें। तो चलिए अगला जो है यह है कि शिक्षण क्रिया सीखने की परिस्थिति उत्पन्न करने की सहायक होते हैं। अगला है कि शिक्षण विद्यार्थियों में संगठन क्षमता तथा व्यवहारिक गुणों का विकास करता है जो अपने के अलावा सामाजिक विकास की योगदान करता है। और फिर उसी प्रक्रिया में जो नेक्स्ट है वह शिक्षण विद्यार्थियों को ज्ञान देने के साथ उनके संवेगों को प्रशिक्षित करता है जो सामाजिक समावेश में सहायक होते हैं। ठीक है, अभी हम जो जैसा कि ऊपर बात कर रहे थे कि शिक्षण वो क्रिया है जो हम लोग समाज से भी और हर जगह से सीखते हैं, और शिक्षा हम लोग को वैसा बनाता है जो जिसके अकॉर्डिंग हम लोग समाज में आसानी से समाज के अनुकूल खुद को ढाल पाएँ। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आज का क्लास, और आप लोगों को क्लास कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। और जो हमारे दोस्त अभी इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो आप लोग को फिर जल्दी कल मिल जाएगी। तो दोस्तों आज की क्लास अब यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। और तो देखिए कल हम लोग जो टॉपिक होगा जो दूसरा टॉपिक रहेगा शिक्षार्थी की विशेषताएं, और फिर हम लोग इसमें पढ़ेंगे किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षा, फिर जिसमें शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक पे हम लोग कल बात करेंगे, और व्यक्तिगत भिन्नताएं। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास ये रही। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए आप लोग हिंदी साहित्य वाले के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।